सही दिख रहा है। देखिए समावयवता जो है, आप इसका आगे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए समावयवता का मतलब समान होते हुए भी भिन्नता, सुनिए ना, समान होते हुए भी भिन्नता। जब दो यौगिकों में उनके अणुसूत्र समान हो, दो यौगिकों में अणुसूत्र समान हो परंतु उनके संरचना में भिन्नता हो जाए, अणुसूत्र समान हो परंतु उनके संरचना में क्या हो, भिन्नता हो, तो वहां पे क्या होता है, समावयवता उत्पन्न होता है। ठीक है, और ऐसे यौगिक को हम समावयवी यौगिक कहते हैं। जैसे देखिएगा, एक बताते हैं, ऐसे समझ लीजिए, हाई स्कूल में शायद रहा हो, जैसे कहीं OH लिखा है, ध्यान दीजिए, OH किसी कार्बनिक श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, तो ये किसको प्रदर्शित करता है, एल्कोहल को। अगर केवल O जुड़ा होता है तो ये किसको प्रदर्शित करता है, ईथर को। दोनों ही बहुत अंतर है, एल्कोहल और ईथर। जैसे ये देखिएगा CH3CH2OH, ये किसको प्रदर्शित करता है, एल्कोहल को। CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 किसको प्रदर्शित करता है, ईथर को। ठीक ना। अगर हम दोनों का अणुसूत्र बनाएं, अणुसूत्र समझ रहे ना, ये संरचना सूत्र है। अणुसूत्र मतलब कितने तत्व लिखे गए उनके संख्या के साथ लिखना अणुसूत्र कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम अणुसूत्र बनाएं, इसका ध्यान दीजिएगा, तो कितने C हैं, कितने H हैं, 6, 3 2 5 है, और एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है ना, बोलो। तो ये क्या हो गया आपका अणुसूत्र, बात नहीं। अब फिर इसका अगर हम बनाए, कितने C हैं, 2, कितने हाइड्रोजन है, 6, और कितने ऑक्सीजन है, 1। अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना में भिन्नता है, भिन्नता इनके गुणों में भी है। ये यौगिक परस्पर बिल्कुल भिन्न है, ये अल्कोहल और ये क्या है आपका, ईथर। क्या है, लगातार क्रम में अगर आप क्लास लेते रहेंगे तो जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएंगे, पहले क्लास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं उसमें पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आपको समावयवता समझ में आया, समान होते हुए भिन्नता। अणुसूत्र तो समान हो लेकिन उनके संरचना गुणों इत्यादि में भिन्नता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समावयवता। और ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलेंगे, समावयवी। समझ में आया, हाँ, समावयवी। ठीक है, ऐसे समावयवी, समावयवी या रहेगा 2 बार, समावयवी। देख लें एक बार, हिंदी में बड़ी दिक्कत होती है। ये दूसरा दिए हो क्या, समाव एक ही या लगेगा, समावयवी। चलो, हाँ, समावयवता, तो समावयवता समझ में आ गया, लिख लो इसको। समावयवता लिख लो। जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना गुण आदि भिन्न भिन्न होते हैं, जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके संरचना गुण आदि में भिन्नता होती है, संरचना गुण आदि में भिन्नता होती है, समावयवी कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं, इस घटना को समावयवता कहते हैं। क्या लिखें?
समावयता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ही बना लो, ये आपका क्या है, एल्कोहल है, ठीक है, और ये क्या है आपका ईथर है, ठीक है, ये आपका संरचना है, क्यों जी, और ये आपका क्या है, अणु सूत्र है। अणु सूत्र समान है परंतु संरचना में भिन्नता, संरचना और गुणों में सब में भिन्नता रहेगी, ठीक है। लिखा? नाम आने तो जल्दी बताएंगे। डाइमेथिल ईथर है और वैसे मेथॉक्सीमेथेन है, आईपीएसी मेथॉक्सीमेथेन, और जो पुरानी नाम पद्धति है डाइमेथिल ईथर है, और ऊपर जो है आपका एथेनॉल है आईपीएसी, और पुरानी नाम पद्धति में एथिल एल्कोहल है, ठीक है। उसी को भी सब सीख जाओगे, टेंशन मत लो। हेडिंग डालिए रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम। देखिए गणना में दो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब रासायनिक संयोग के नियम क्या है, जैसे ये मान लीजिए आपका A प्लस बी मिलकर के बन रहा है, ये क्या बना रहा है C, ये आपका क्या कहलाता है, अभिकारक, क्या कहलाता है, और ये क्या है आपका जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, है ना। और जिस प्रक्रिया के कारण ये प्राप्त होते हैं अभिकारक से उत्पाद में, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, समझे ना। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, उत्पाद में। रासायनिक अभिक्रिया की बहुत सारी परिभाषाएं हम बता चुके हैं आप लोगों को जब बेसिक पढ़ा रहे थे, है ना। बंधों का टूटना और जुड़ना ही क्या कहलाता है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया। कुछ बंध टूटते हैं और फिर कुछ जुड़ते हैं, तो उसी से जो है वो क्या बन जाता है, आपका अभिकारक से उत्पाद बनता है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। बहुत सारी परिभाषाएं कठिन कठिन भी दी जाती हैं। जब किसी पदार्थ के गुण क्या कहते हैं, भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आप लोग उसको पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे देखिए A प्लस बी जुड़ करके क्या बना रहे हैं, C बना रहे हैं। ये कैसे जुड़ रहे हैं, इनके जुड़ने का क्या नियम है, इसी को हम किसमें पढ़ते हैं, रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक विज्ञान में जब पदार्थों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, उनकी क्रिया का, उनके गुण का, है ना, कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें जब पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें निकालना आना चाहिए। मोलर द्रव्यमान या मोलर भार भी कह सकते हैं इसको, मोलर द्रव्यमान और तुल्यांकी भार। क्या क्या, मोलर द्रव्यमान और तुल्यांकी भार। मोलर द्रव्यमान को m से और तुल्यांकी भार को e से डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है, ठीक है। अब इसमें जितने भी लोग बेसिक क्लास में रहे होंगे उनको अभी तुरंत समझ में आता तो चला है, लेकिन जो बेसिक नहीं पढ़े होंगे उनके लिए दिक्कत होगी, है ना। तो इसलिए जो नए लोग आए हैं वो लोग हमारे चैनल पे जाइए, है ना। अब हम ही पढ़ा रहे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, नहीं तो अगर कहीं और पढ़ने को मिल जाए तो वो भी पढ़ लीजिएगा। तो बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उसमें आपका 17 वीडियो हमने डाला है ना, कैसे रिएक्शन होता है, तब तो क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें हमने बता दी हैं। उसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, आगे आपको केमिस्ट्री तभी आसान लगेगी, अदरवाइज नहीं, क्योंकि आप थोड़ा लेट करके आए हो। बाकी बेसिक हमने क्लास में भी पढ़ाया है ना, रिएक्शन पढ़ाया है, कार्बनिक यौगिक कैसे बनते हैं, उनका सूत्र कैसे लिखते हैं, नाम कैसे लिखते हैं, सारी चीज़ें बताइए। मोलर द्रव्यमान पे आते हैं। मोलर द्रव्यमान ये डिपेंड करता है कि कण कौन सा है, उसी के आधार पर इसका नामकरण बनता है। अगर कण आपका परमाणु है तो उसको बोलेंगे हम परमाणु भार। जैसे मान लीजिए H का जो भी निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, इसका H का, H परमाणु है ना, परमाणु है। H2 हो जाएगा तो इसका अणु भार। आयन होगा तो आयन भार। जिस प्रकार का कण होगा उसका भार क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान निकाला कैसे जाता है, कणों के परमाणुओं का भार, है ना। परमाणु भार का योग जो है, या कहें कुल परमाणु भार क्या कहलाता है आपका,
कुल परमाणु भार या परमाणु भारों का योग क्या कहलाता है आपका? मोलर द्रव्यमान, है ना। तो परमाणु हो सकता है तो केवल उसी का परमाणु भार, उसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। अणु होगा तो जितने परमाणुओं से मिलकर बना होगा सभी के परमाणुओं का भार, वो क्या कहलाएगा आपका? अणु भार। ये परमाणु भार और आयन भार, ठीक है, आयन भार भी होता है। अब ध्यान से देखिएगा, एक तत्व है H, एक है H2O और एक है आपका OH माइनस आयन। जब इसका भार निकालेंगे तो ये कहलाएगा आपका क्या? परमाणु भार। इसका भार निकालेंगे तो क्या कहलाएगा आपका? अणु भार। इसका निकालेंगे तो क्या कहलाएगा आपका? आयन भार। परमाणु भार तो हमने लिखवाया 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का जो ऊपर नंबर लिखवाया है वही परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार मान करके गणना करते हैं। हाइड्रोजन का हमने लिखवाया होगा 1H1, हीलियम का 2He4, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना रखेंगे? 4। लिथियम का हमने लिखवाया होगा 3Li7, कितना रखेंगे? 7, ठीक ना। तो परमाणु भार तो आसानी से दिया है, निकल जाएगा। अणु भार कैसे निकालते हैं? किसी अणु में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं सभी के परमाणु भारों का योग, सभी के परमाणु भारों का योग उसका क्या कहलाता है? अणु भार। यानी H2O का अणु भार निकालना है, ये लिखोगे 2 गुणे जितना होंगे, जितने परमाणु होंगे उतना गुणा लिखेंगे, 2 गुणे H का परमाणु भार प्लस O का, O का 2 है तो O का परमाणु भार जितना होगा सबको जोड़ लेंगे तो वो H2O का क्या निकल जाएगा? अणु भार। तो अणु भार निकालने आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें H2SO4 का निकालना है तो ये हो जाएगा 2 गुणे H का परमाणु भार, H का 2 है, 1 है, तो प्लस H का परमाणु भार, ठीक है। ध्यान दीजिए, अभी अणुभार की परिभाषा हमने क्या बताई? किसी तत्व में सॉरी किसी यौगिक में उपस्थित समस्त परमाणुओं के भारों का योग उसका क्या कहलाएगा? अणुभार। जितने परमाणु होंगे उनके परमाणु भारों को जोड़ लीजिए तो क्या कहलाएगा आपका? अणुभार। 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस सल्फर का परमाणु भार प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार। कितना समझ में आया? तो ये 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना? 1 हमने लिखवाया है। सल्फर का कितना? 32। 1 से लेकर के 20 तक अगर याद है तो आपको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी अगर पड़ती है तो दिया रहता है ना। 1 से 20 तक का जनरल तौर पे देता नहीं है, तो इसलिए 1 से 20 तक बिल्कुल रट डालिए। और उसके बाद फिर 4 गुणे O, 4 गुणे 16 कितना हो गया? 2 प्लस 32 प्लस 64 बराबर कितना हो जाएगा? 98। 4 2 6 2 8 6 3 9 98। समझे ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, अगर ये समझ में आ रहा है आगे देखें। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है Na2CO3 का, क्या निकालना है हमें? अणु भार निकालना है अगर इसका, तो फिर कैसे लिखेंगे? 2 गुणे Na का परमाणु भार प्लस C का परमाणु भार प्लस 3 गुणे O का परमाणु भार। समझ रहे ना? Na का 2 है, 2 गुणे Na का परमाणु भार फिर प्लस C का परमाणु भार प्लस 3 गुणे O का परमाणु भार। समझे ना? अब उसके बाद 2 गुणे Na का कितना हो जाएगा? 23, कार्बन का 12, 3 गुणे ऑक्सीजन का 16, 23 गुना 12 और 16 तिया 8 2 10 6 16, 4 1 8 8 4 12 1 136, 8 2 10 6 16 4 1 5 4 9 1 10 106, 8 2 10 6 16 4 1 5 4 9 1 10 106। समझे ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? अरे भाई जोड़ घटाओ में हमसे गलत हो जाता है ना। इतने बड़े वो नहीं है, गणित थोड़ी बहुत काम भर के आती है ना। हाँ, जितना पढ़ा ले जाए। चलो, ये समझ में आया? बोलो। K2SO4 का पोटेशियम सल्फेट का जल्दी से निकाल के बताओ। K2SO4 का निकालो कितना होता है। अब वो तुम लोग अपना देख लीजिए, जहां नंबर लिखवाया है हमने, है ना। गलत आ रहा है।
सर 136 है। लिखी हो हमेशा नंबर बना लिखी इसका 1 x लिखवा है 2 x 4 लिखवा है 3 x 7 लिखवा है ये से लेकर के 20 तक का सबका लिखवा है 20 से 40 तक से इनको 39 लिखा है कितना है हां गलत कर रही है सर कितना वही 174 यस सर वाला है। चलो देखो कैसे इधर देखिए 2 गुणे सारे प्लस 2 गुणे के ना यस सर के 2 है प्लस यस और प्लस 4 गुणे ओ क्यों जी यस सर अब ये 2 गुणे के का मतलब कितना है 47 सल्फर का 4 गुणे ओ का 16 तो ये 39 गुना 2 9 18 2 3 6 7 78 प्लस 32 प्लस 4 2 6 8 14 6 3 9 7 16 1 174 है ना किसी का बोलो समझ में आया H3PO4 का फ्रैक्शन निकालिए फाइनल हाँ देखिए रासायनिक क्रियाओं में जो यौगिकों के गुण होते हैं भौतिक या रासायनिक गुण काफी हद तक डिपेंड करते हैं उनके मोलर द्रव्यमान और किस पर तुल्यांकी भाग पर इसलिए निकालना सिखा रहे हैं हम H3PO4 का अब देखो हमें नहीं पता एक से 20 तक का सबको कल याद होना चाहिए है ना हाँ परमाणु भार सबका 1 से 20 तक का 1 से 20 तक के तत्वों का कैल्शियम तक सबको याद होना चाहिए है ना अगर नहीं याद रहा तो कल इसके लिए डंडा खाओगे आप लोग आया 3 गुणे H प्लस P प्लस 4 गुणे O हाइड्रोजन का कितना है फास्फोरस का कितना है 4 गुणे ऑक्सीजन का 3 31 64 4 1 5 3 6 3 98 है ना ओके चलिए देखिए अगर अणुभार नहीं आएगा तो तुल्यांकी भार भी नहीं आएगा अब तुल्यांकी भार के लिए सबसे बड़ी कहानी तो यह है कि तुम्हें प्लस माइनस पता होना चाहिए है ना तुल्यांकी आयन भार तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे तुल्यांकी भार वैसे आयन भार सॉरी अणु भार जैसे निकाले वैसे आयन का भार हो जाएगा तुल्यांकी भार थोड़ा डिफिकल्ट है तुल्यांकी भार की फार्मूला क्या होता है देखिएगा ध्यान से तुल्यांकी भार का फार्मूला होता है अणु भार बटे अणु भार ऊपर जैसे भी निकाले अणु भार बटे अम्लता अम्ल है तो सॉरी अम्लता क्षारकता और फिर उसके बाद जो है आप संयोजकता बोल सकते हैं समझे ना अम्लता क्षारकता संयोजकता अब ये परिभाषा है तुल्यांकी भार का मतलब ये समझ लीजिए सूत्र है इससे निकालना अब कब तक याद रखेंगे आप कि किसकी अम्लता किसकी क्षारकता कितनी है लेकिन बता दे रहे हैं आपको
H2SO4 है क्या आपका? अम्ल। MgOH का होल ट्वाइस क्या है आपका? ठीक है। किसी भी अम्ल में हाइड्रोजन की जो संख्या होती है, किसी भी अम्ल में विस्थापनीय हाइड्रोजन की जो संख्या, अच्छा क्या कहते हैं, संख्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उल्टा बोलेंगे। हाँ, अम्ल का क्षारकता, क्षार का अम्लता। तो इस अम्ल की क्षारकता कितनी है? 2। हाइड्रोजन की संख्या जो होगी वही उसका क्या हो जाएगा? क्षारकता। और इसी हिसाब से OH की जो संख्या होगी उसको हम क्या बोलेंगे? अम्लता। तो इसकी अम्लता कितनी है? 2। समझे ना? कोई दिक्कत? अम्लता क्षारकता समझ में आई? अब उसके बाद जो है संयोजकता, जब वो अम्ल और क्षार दोनों नहीं होता है तो वहां पे हम बटे संयोजकता करते हैं। ठीक है। संयोजकता मतलब वही जो हमने प्लस और ये सब नंबर बताया हुआ है। तो ये सब जानने से अच्छा ये होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है। ठीक है। पहले इसका अणु भार निकाल लेंगे, अणु भार सब निकाल लेंगे। अगर परमाणु भार मालूम है तो सब निकाल लेंगे। अणु भार कितना हो गया? 98 बटे, हमने बोला था यौगिक में एक प्लस होगा और एक माइनस का होगा। क्यों जी? यौगिक में एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तब तो होगा ना? दोनों प्लस और माइनस नंबर में से जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसी से हम अणुभार में भाग कर देंगे। हाइड्रोजन के लिए +1, सल्फर के लिए, सल्फेट के लिए -2। बड़ा नंबर कौन सा है? 2। तो इसी से इसमें क्या कर देंगे हम? 2 से भाग। तो कितना आ जाएगा ये? 49। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर कितना हो जाएगा? 49। अणुभार 98 तो तुल्यांकी भार 49। चलिए S3PO4 की बात करें तो पहले इसका अणुभार निकाल लेंगे। अणुभार कितना होगा इसका? अभी आप लोग निकाले 98, है ना? अब इसमें बात करते हैं हम जो है अधिकतम संयोजकता की, +1 और ये -3 है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3 है ना? तो उसी से हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो 3 से, तो ये आपका जो है क्या निकल जाएगा? तुल्यांकी भार, है ना? माइनस नहीं करते हैं, माइनस प्लस से मतलब नहीं होता है, समझे ना? बस नंबर जो प्लस या माइनस का जो नंबर होगा उसी से डिवाइड करेंगे, प्लस या माइनस से नहीं। ठीक है। मतलब लिखवाए हैं। अब तुम कई दिन से आ रही हो? कल से। तब बताओ जो जे 5 में पहले पहुंचे थे वो का सही मिला था। अब भंडारा में जब पहले पहुंचा तो वो का सही सब कुछ मिला था, सब प्रकार का सब्जी और सब प्रकार के। जो ये आखिरी में पहुंचे तो जो बचा कुछ रहा तो मिला था। हाँ है कि नहीं? तो अगला भंडारा गोरा या तो फिर जो हमारा जो हो जाए वीडियो देखा। हाँ, अब अगला भंडारा अगली साल हुई। हाँ, अब वो भंडारा का वीडियो देख लीजिए तो पता लग जाएगा कि क्या क्या बना था। खाने का तो स्वाद नहीं पाएंगे लेकिन पता लग सकता है कि क्या क्या बना था, है कि नहीं? वीडियो देखिए, वीडियो में 17 वीडियो पढ़ाए हैं और 17 वीडियो में आपको बेसिक केमिस्ट्री से कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। सारे लोग जान जाओगे कितना प्लस कितना माइनस है। ठीक है। हाँ, उसको कवर करके बैठिए यहाँ पे, तब आप इसको समझ में आएगा। तो यहाँ पे 3 से आपने इसको डिवाइड करेंगे, जितना आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा, तुल्यांकी भार हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं हम लोग। चलिए, एक है K3PO3। चलिए इसका तुल्यांकी भार और अणुभार दोनों बताइए फटाक से। अणुभार M और E दोनों बताइए जल्दी जल्दी। हाँ, K3PO3 का, K3PO3 का। और अब लगातार जो है चल ही रहा है। एक दिन अगर क्लास आप लोग जो है नहीं करेंगे तो आप इतना पीछे हो जाएंगे, पूरा एक हफ्ता कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पढ़ना है तो रेगुलर क्लास ले लेना है। ठीक है। हाँ, बहुत रेयर कंडीशन में हम अपनी छुट्टी रखते हैं, अदरवाइज हम छुट्टी नहीं रखते हैं। तो हम नहीं आएंगे तो आपका ज़्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप नहीं आओगे तो आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। चलो अभी देखते हैं। अणुभार 196, 215 डिवाइड किए हुए 40 नहीं बनता है। अणुभार कितना? 45 रहेगा।
कहाँ गड़बड़ की है? के पोटेशियम का 40 कर देते हैं हमें के का 40 कर देते हो क्या? कहते हैं ये होता है। हाँ तो 39 लिखो ना। वो जब तुमको वो पढ़ाया जाएगा क्या कहते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स में, तब वहाँ पे उसको 40 मानते हैं, है ना? बताएं? चलिए इसको क्या लिखोगे? 3 गुणे के प्लस पी प्लस 3 गुणे ओ। 3 गुणे के का मान कितना है? 39। पी का मान कितना है? 31। 3 गुणे ऑक्सीजन 16 और 3 9 27, 3 त्रिका 9 2 प्लस 31 प्लस 16 तिया 8 1 9 7 16 4 3 7 1 8 1 100। अब यहाँ पे +1 के का होता है, CO3 का कितना होता है? तो 3 से क्या कर देंगे हम इसमें भाग कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा E। ये यम है तो E बराबर 3 6 18। बोलो 3 6 18 1 19 16 3 5 15 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 ऐसे आता है 65.633 है ना? बोलो आ गया सबको? चलिए अब इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को जो है आगे जब रासायनिक संयोग के नियम पढ़ेंगे और या आगे हम चैप्टर पढ़ते चलेंगे तो वहाँ पे हमको 2 चीजें निकालने को जरूरत पड़ेगी। क्या क्या? अणु भार और तुल्यांकी भार निकालने को जरूरत पड़ेगी। तो सारे लोग कल 20 तक जरूर याद कर लीजिएगा और बेहतर तो ये है कि किसका कितना प्लस और कितना माइनस होता है ये भी कर लीजिए। जिसने भी 50-100 का प्रैक्टिस किया होगा उसको लगभग का प्लस माइनस याद होगा, है ना? अब बाकी का भाई अब भगवान भरोसे, हाँ, या यूट्यूब भरोसे दोनों करके देखिएगा। हाँ मेहनत करके उसको पूरा करिए, ठीक है? पहले सबके बराबर